आज हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है करंट। ठीक है, वो करंट नहीं, ठीक है, इस पर हम लोग थ्योरी तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों का काम है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग सब न्यूमेरिकल्स करते हैं, और कुछ बातें का ज़रूरी याद रखिएगा कि आपको सब कुछ नोट डाउन करना है। ठीक है, और कुछ कुछ मैं टास्क भी दूंगा, ठीक है, उसको भी करना, और अच्छी तरह देखिएगा। ये पार्ट 1 ऑफ द वीडियो हब। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको नोट डाउन करना है क्योंकि ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमें पता है कि एक चार्ज में, ठीक है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खोजना है। ठीक है, दे दिया है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज। ठीक है, देखिए यूनिट क्या है, कूलम। कूलम हमको समझ में आ गया, मतलब ये चार्ज है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1 बाई जो वैल्यू है। ठीक है, 1 बाई कितना है, चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। ठीक है, तो ऐसा होगा, फिर अब सॉल्व कर लीजिए। ये -19 है तो प्लस कर देने से ऊपर चल जाएगा, तो 10⁻19 बाई 1.6। अब इसमें पॉइंट भी है, पॉइंट भी हटा दीजिए, पॉइंट हटाने से ऊपर चल जाएगा पॉइंट। हमें तो ये आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं रखना है। हमें क्या करना है, हर समय कभी भी एक पॉइंट आगे से, एक पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद पॉइंट होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा कैसे डिवाइड करना है, यहाँ पे कितने 2 नंबर्स है, एक काम कीजिए, इसको आप ब्रेक कर लीजिए। 2 नंबर है ना, तो यहाँ पे 3 तो 0 ले लीजिए, और 3 रहता है सर, 4 तो 0 ले जाता है बाई 16। सर यहाँ टोटल कितना 20 0, 3 0 ले लिए तो बचा कितना सर, 10⁻17 बचा है सर। 10⁻17 बचा है सर। ऐसे 3 0 क्यों ले सर, 2 0 ले सर। ठीक है, 2 0 लीजिए, आपकी मर्जी। 1 0 में लेकिन होगा नहीं। ठीक है, तो 18 हो जाएगा ना। ठीक है, 20 में 2 0 लेने से बचा कितना है, 18 0 लिख दिया। अब डिवाइड कर लीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे, अब जब डिवाइड करेंगे आपका आएगा 6.25, डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, इंटू 10⁻18, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कोई चार्ज नहीं होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक कैसे निकालना। आप बोलेंगे अब ये कैसे किए सर, ये लगा लीजिए अब यूनिटरी मेथड आपको। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, समझ में आ रहा। चलिए ये आइए, ऐसा करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से ऐसे करना निकाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका सेकंड क्वेश्चन है, बोल रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। ओके, हाउ मच वर्क इज डन, तो क्या खोजना है हमें खोजना है वर्क डन। सो वर्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। देखिए चार्ज बोल दिया 2 कूलम, सी से रिप्रेजेंट किया कूलम है। ठीक है, ओके, कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट, ओके, टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। ओके, सो यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए 118 टू 128 मूव करने के लिए कितना वर्क डन हुआ ऑन द चार्ज 2 कूलम, है ना। एक चार्ज जो है ना मूव करता है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया थ्योरी में, जब भी एक चार्ज मूव करेगा उसके ऊपर वर्क डन होगा। ठीक है, इसको एक चार्ज जब मूव करेगा उस पर वर्क डन होगा, ताकि वो एक काम कर सके। ठीक है, तो यहीं पे पूछ रहा है कि कितना काम किया है, व्हाट इज़ द वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट दिस पॉइंट। कुछ तो वर्क काम किया होगा चार्ज ना, वर्क डन तो हुआ होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से मूव करता है चार्ज को, तो कितना वर्क डन हुआ पूछ रहा है। तो हमें तो पता है, एक फॉर्मूला क्या पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय मूव चार्ज मोड। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला पता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज मूव। ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज मूव, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें क्या चाहिए, वर्क डन निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, चार्ज सर है हमारे पास, वर्क पोटेंशियल डिफरेंस सर 2 है सर, क्या लेना पड़ेगा। हाँ, तो पोटेंशियल यहाँ से यहाँ लेके गया है, तो कितना पोटेंशियल है तो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ गया ना, तो एक्चुअल में पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड, पोटेंशियल डिफरेंस बोला नहीं तो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे, तो निकाल लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना आ गया आपका, माइनस करने से कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। आ गया तो पुट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वर्क डन चाहिए, चार्ज यहाँ 2 दे दिया, निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 10 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट, तो ये है आपका होमवर्क। क्या क्वेश्चन लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो क्वेश्चन है
कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्स, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ 220 वोल्ट्स टू अनदर पॉइंट ऑफ 230 वोल्ट्स, ठीक है। आपको वर्क डन निकालना, सेम प्रोसेस है, यह होमवर्क है, करिएगा। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, याद रखिए ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, एक कूलम्ब को, ठीक है, अब चार्ज का तो कूलम्ब ही होता है, पासिंग थ्रू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, तो बैटरी का क्या है 6 वोल्ट है, तो वोल्टेज लिखिए, एनर्जी खोजना है। अब यहाँ हमें पता है एनर्जी और वर्क डन एक ही होता है, तो सेम फॉर्मूला लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क डन बाय चार्ज। सर यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है सर, चार्ज मतलब एनर्जी बोला है, मतलब वर्क डन दोनों सेम होता है, ठीक है। तो उसके लिए सर हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन चाहिए, चार्ज चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दिख गया सर, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दूसरा दो तो दिया नहीं है, मतलब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, दो डिफरेंस हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज मतलब क्या हो गया, चार्ज कितना हो गया 1, चार्ज कितना हो गया 1 कूलम्ब, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से जब इसको डिकोड करेंगे, चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, मिल गया। यह पोटेंशियल डिफरेंस ही बोल लीजिए, क्योंकि बैटरी का है, ठीक है, दो तो देने से आप माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो एज्यूम कीजिएगा कि ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से आंसर निकालिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये है आपका होमवर्क। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहा है आपका, देखिए होमवर्क है, लिख देता हूँ, अदरवाइज आप लोग कन्फ्यूज होंगे, ये होमवर्क है, ठीक है। तो होमवर्क में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, फिर से बोल रहा है ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है, ओके, विच इट मूव्स अराउंड द सर्किट, ठीक है, कितना एनर्जी चाहिए ताकि एक कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव कर सके, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का आपका 12 वोल्ट है, ठीक है। बस सेम प्रोसेस में लगाइए, फिर से एनर्जी पूछ रहा था, वर्क डन निकाल लीजिएगा, 1 कूलम्ब है, 12 वोल्ट है, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बस कर दीजिएगा आंसर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन सब कुछ लिखिएगा, उसके हिसाब से करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप पॉज करके या स्लो डाउन करके स्पीड को स्लो करके लिखिएगा जरूर क्वेश्चन सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कुछ देखिएगा, फॉर्मूलास आपके स्क्रीन पे लाई कर रहा है, ठीक है, वो सब नोट डाउन कीजिएगा, कुछ मिली एम्पेयर है, करंट का है, सब कुछ है, नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके, ड्रॉस अ करंट ऑफ 0.25 एम्पेयर फॉर 20 मिनट्स, ठीक है, डॉट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, सबसे क्या खोजना है, चार्ज खोजना है, चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू है, तो हम लोगों का सर फॉर्मूला क्या है सर, करंट चार्ज टाइम रहेगा, सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब आई मतलब करंट होता है, क्यू मतलब चार्ज होता है, टी मतलब टाइम होता है, देखिए करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या दे दिया है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर समय यूनिट से एम्पेयर है और ये सेकंड्स में रहना है, इसको सेकंड्स में रहना, तो क्या हो जाएगा, अगर मिनट्स को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए, आपको पता होगा ना, करिए वाला। सो ये आपका 1200 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है, क्या नहीं क्या दिया है, हाँ सर दिया है, सो 0.25 एम्पेयर दिया है आपको, क्यू खोजना है ना, बाई टाइम कितना किया 1200 सेकेंड्स दिया है, तो क्यू कैसा निकालेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्यू इज इक्वल टू 1200 इंटू 0.25, पॉइंट निकाल के सॉल्व कीजिए, 1200 इंटू 25/10, आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आएगा 300 कूलम्स आ जाएगा आपका, 300 कूलम। समझ में कैसे निकालना है, बस सब वैल्यूज दिया, बस आपको प्लेस करना है और यूनिट्स को चेक करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसका मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज टू द सर्किट इज 300 कूलम, तो इतना चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज फ्लो होगा, 300 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है, 300 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट लिख सकते हैं, ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। और अच्छा होगा, आपका जो इंग्लिश लेटर है या फिर जो करेक्शन कर रहा है कॉपीज, वो और खुश हो जाएगा कि बच्चों को अच्छे से आता है करके, जितना अच्छे से शो करेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये रहा आपका होमवर्क है, क्या है क्वेश्चन पढ़िए सर, ठीक है, पढ़ देता हूँ आपके लिए, कहाँ ये है, ओके। द रेडियो सेट ड्रॉस अ करंट ऑफ 0.36 एम्पेयर, मतलब एक रेडियो जब चलता है करंट खींचता है कितना, 0.36 एम्पेयर, ठीक है, लिख दिया, ओके, फॉर 15 मिनट्स, ओके, 15 मिनट के लिए अगर चलाएगा तो 0.36 करंट खींचेगा, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, चार्ज खोजने बोल रहे, मतलब करंट कब फ्लो होगा, जब चार्ज आएगा तभी तो करंट फ्लो होगा ना, तो बोल रहा है कि करंट तो मुझे ड्रॉ कर रहा है 0.36, मतलब चार्ज भी आ रहा है, चार्ज आ रहा मतलब करंट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज आना है तभी करंट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे तो बोल दिया करंट मेरा 0.36 आ रहा, मतलब चार्ज आ रहा है, ठीक है, चार्ज आ रहा है,
कितना देरी के लिए बोला है, चार्ज जितना देर चलाएंगे उतना देर चार्ज आएगा तो जब तक करंट आएगा, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ बोला है पर्टिकुलरली फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। हम टाइम यहाँ 15 मिनट्स ले देंगे, करंट मेरा कितना 0.66 एम्पेयर है, ठीक है। उसके हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा और आंसर्स करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला। तो देखिए अभी यहाँ पे ओम्स लॉ एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ ओमिक कंडक्टर्स दिखा रहा है, कुछ ग्राफ्स दिखा रहा है, कुछ फॉर्मूलाज दिखा रहा है, सब नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग ओम्स लॉ का सम्स में चल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये है फॉर्मूला, वैल्यूज क्वेश्चन में जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर ऑफ करंट इज 0.1 वोल्ट है, ठीक है। डॉट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बिटवीन 2 पॉइंट्स, रेजिस्टेंस खोजना है। सो वी ओम्स लॉ जब आ गया तो वी इज इक्वल टू आई आर लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लग जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लग जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला बन गया, रेशियो निकालना है, वी इज इक्वल आई आर था तो आर निकालना है तो आई बाय वी हो जाएगा, डिवाइड करने से। इसका सिंबल का मतलब भी ओम होता है या फिर ओम लिख सकते हैं, ये है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोल रहा है अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज़ 24 वोल्ट बैटरी, सर कौन सा है, 24 होगा ना, 12 लिख दिया, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ओके। सो ये 24 वोल्ट होगा बैटरी का, ठीक है। 24 वोल्ट बैटरी एंड रजिस्टर ऑफ 60 ओम्स, ओके। यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया आपको, ठीक है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, करंट निकालना है, तो करंट निकालना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज़ है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज निकलिए, जो वायर्स में भी तो रेजिस्टेंस होता है, उसको बोल रहा है कि भूल जाइए, उसमें है ही नहीं, सोचिए, ठीक है। उसके हिसाब से आप बनाइए, बाद में आपको करेंगे, पहले इजी कर लीजिए, अभी से अगर हार्ड दे देंगे तो आपको दर्द शुरू हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हम बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे बच्चे कर लेंगे, तो बोला ठीक है करिए, तो ठीक है, तो करते हैं ख्याला शुरू। ओके, तो क्या क्या दे सब दे दिया आपको, क्या खोजना, आई खोजना है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, वी बाई आर, वी इज इक्वल टू आई आर ना, ये तो हमें पूछा है, वी इज इक्वल टू आई आर पता है ना, तो हमें क्या खोजना, आई खोजना, तो वी बाई आर हो जाएगा, वी बाई आर इज इक्वल टू आई हो जाएगा आपका, है ना, ये होगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप वैल्यूज़ लिखिएगा, वैल्यूज़ लिखिएगा, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा वैल्यूज़, आई का तो आई खोजना है हमें, वी का वैल्यू कितने दिया, 24 वोल्ट दिया सर, ठीक है। और रेजिस्टेंस सर, रेजिस्टेंस 60 ओम दिया है सर, ये वैल्यू दिया है सर, ठीक है। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा इसका, जब सॉल्व करेंगे आपका आएगा 0.4 एम्पियर आएगा आपका करंट का वैल्यू। सो कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, 0.4 बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे करंट दे दिया है, यहाँ पर सर करंट खोजना है, 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन, क्वेश्चन पहले लिखिएगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉस अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, ठीक है। करंट कितना आ रहा है, एक आयरन में 3.4 एम्पियर का करंट आ रहा है, जब वोल्टेज है आपका 220 का वोल्टेज है, रेजिस्टेंस नहीं बोला है तो हटा दीजिएगा, ठीक है, हटा दिया। फिर बोल रहा है डॉट व्हाट करंट विल द इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट, ठीक है, ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 100, ओके। अगर 220 में जब कनेक्ट कर रहा है वोल्टेज में, उसको करंट इतना आ रहा है, इतना में कनेक्ट करने से कितना करंट आएगा पूछ रहा है सर। ऑब्वियसली कम आना चाहिए सर, ऑब्वियसली कम आना चाहिए, क्यों वैल्यू घट जा रहा है। अब तो बड़ा इंटेलिजेंट है, हैं, तो बड़ा इंटेलिजेंट देख लेते, आपका आंसर सही है, गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कैसे निकालेंगे आप सोचिए। तो हमें तो ये रूल पता है, वी इज इक्वल आई आर, ये तो पता ही है फॉर्मूला, ठीक है। तो सर इसको यूज़ करके सोचिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो सेम चीज़ है, तो V1 ऐसा करके लिख देने से हो जाएगा, हाँ लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम सर अगर आई निकालना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको भूल जाइए, सोचिए इसको, इससे ना आई निकालना, तो हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिख दिए इसके हिसाब से। तो मुझे V है, आई खोजना है, तो R चाहिए सर, R मिल गया तो आई मिल जाएगा, है ना, R मिल जाएगा तो आई मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी, कैसे करेंगे बताइए,
तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ से रेजिस्टेंस चाहिए। तो क्या रेजिस्टेंस यहाँ से निकल सकता है? यहाँ पर सर वी इज इक्वल टू आई आर, वी है, देखते हैं वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, V1 R1 I1। सो वी है, आई है, सर आर मिल जाएगा सर यहाँ से निकाल दीजिए आप। आर यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल टू आपका V बाई आई ना, 3.4 बाय 220 वोल्ट। सो कितना हो जाएगा हमका सॉल्व करेंगे तो 64.7 ओम आएगा आपका आंसर। तो ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपके पास V है 1110, आपके पास R भी है 64.7, तो आई निकाल लीजिए, आई टू आएगा आपका, दिखा दे करिएगा ज़रूर, 1.7 एम्पेयर ऑफ करंट आएगा आपका। कैसे किया समझ में आ गया? मतलब 1.7 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो होगा जब आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। सर मैंने बताया था ना कम हो जाएगा सर करंट। हाँ, आप तो एकदम इंटेलिजेंट है। देखिए वोल्टेज आधा हो गया तो करंट भी आधा हो गया, क्योंकि करंट तो वोल्टेज के ऊपर ड्रॉप करता है, ओम्स लॉ सर ने जैसा बताया था। ठीक है, तो चलिए बेहतर, बहुत अच्छी बात है। सो अभी आ गया टॉपिक हमारा रेजिस्टिविटी। इसके ऊपर भी कुछ आपको डायग्राम्स दिखेगा, ठीक, कुछ फॉर्मूलाज दिखेगा, सब कुछ को नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब आप ही के लिए है, ठीक है, ताकि आप न्यूमेरिकल थ्योरी तो आपको बहुत अच्छे से आ गई है, हम लोग न्यूमेरिकल्स के भी ग्रिप करेंगे। ठीक है, चलिए। सो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा और मटेरियल ऑफ द के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर और नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, किससे बना है। लेकिन ये लेंथ का और थिकनेस के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा बात को। सर तब लेंथ दिया है, अरे आप निकालिए तो पहले अगर ठीक है, तो लेंथ दे दिया है, ठीक है, तो कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हैज़ द रेजिस्टेंस बोल दिया है 2 × 10⁻⁻2 ओम्स है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। तो मैंने देखिए सब कुछ लिख दिया, ठीक है, सबको मैंने फिगर आउट करके लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए आप आपका काम है सम करना, तो फॉर्मूला में लिखेंगे और सम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं सम को। तो यह मैंने उतार दिया, आपको क्या खोजना है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो हमें क्या खोजना है? रो खोजना था, रेजिस्टिविटी मतलब रो है, ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, ये खोजना है ना। जो खोजते हैं उसको अकेला रखना पड़ता है हर समय। सो इसके साथ क्या रिलेशनशिप है? सर ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई, सर ये मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड, देखिए हो गया। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या करना है, अरेंज कर लीजिएगा। जैसा हमें पता है ग्रेविटेशन चैप्टर में जैसा अरेंज किया था ना हम लोग, तो उसी तरह यहाँ पे भी अरेंज कर लीजिएगा। कट गया ना। तो बचा कितना है सर? बचा है हमारे पास 1.7 × 10⁻² है -6, तो -4 हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा आपका 1.7 × 10⁻⁻8 हो जाएगा। 6 से और 8 है। आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट क्या होगा सर? ओम मीटर हो जाएगा सर, आप जैसा बताया था। चलिए आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, सब आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm, ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। चलिए बड़ी बेहतर, ठीक है। इसमें दो पार्ट खोजना है आपको। पहला पार्ट है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, पहले कीजिएगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर लाइक करा तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर हम लोग फिर से देखेंगे। ठीक है, बोल देते हैं अभी क्वेश्चन को। सेकंड पार्ट है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर इज डबल्ड। चलिए ठीक है, 2 पॉइंट हो गया, तो हम लोग फर्स्ट वाला करेंगे, उसके बाद सेकंड में जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालना है तो फॉर्मूला तो आपके पास है ना। लेंथ निकालना तो आपके पास फॉर्मूला तो है रखा ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? सर हमें चाहिए सर रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी चाहिए, रेजिस्टिविटी दे दिया है। लेंथ खोजना है ए, सर ए तो चाहिए, मतलब सर एरिया होता है सर, और क्या दिया है? सो ये सब मैंने यूज़ कर लिया। हाँ, ये तो यूज़ हो जाएगा, ए भी यूज़ हो जाएगा, ये खोजना है। तो ये क्या है? ये सर डायमीटर दिया है सर। क्या निकालना हमें? क्या चाहिए हमें? एरिया चाहिए। डायमीटर दिया, एरिया चाहिए। ठीक है, तो अब बताइएगा, एक वायर जो होता है ना, एक वायर जो होता है ऐसा करके होता है वायर, है ना, ऐसे ही करके होता है वायर पूरा। ठीक है, तो क्या शेप में? सब जगह सब क्या शेप है सर? ये सर्कल का शेप में सर, सर्कल है। तो हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या दिया है? डायमीटर दिया है। ओके, सो सर डायमीटर से रेडियस आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? डायमीटर बाई 2 होता है। ठीक है, तो रेडियस हमारा आ जाएगा 0.5 mm/2।
मतलब आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा mm, ठीक है। लेकिन यूनिट तो mm में नहीं रहना है, मीटर में रहना है ना, ओम मीटर यूनिट आंसर का, ठीक है। तो mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम। सो लीजिए कन्वर्ट हो गया, इंटू 10⁻³ करने से हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन हमें रेडियस चाहिए क्या? नहीं सर, रेडियस तो नहीं चाहिए, एरिया चाहिए। सर रेडियस आ गया, एरिया तो आ जाएगा, कैसे आएगा? सर सर्किल है सर, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है सर? πr² होता है, πr² होता है, ओके। हाँ तो सर पूरा वैल्यू निकालना, हाँ निकालना पड़ेगा। एरिया को पाई का वैल्यू है सर 22/7 लिखिए या फिर 3.14 लिखिए, 22/7 लिखेंगे। आर का वैल्यू सर इतना है, तो 0.25 इंटू 10⁻³ हो जाएगा होल स्क्वायर। सो इतना बड़ा आंसर आएगा, हाँ निकालना तो पड़ेगा। एरिया है आपका, किया नहीं है, बस एरिया निकाला है, अब हमें सम करना है, ठीक है। चलिए करते हैं पूरा सम। सो फॉर्मूला तो है हमारा ये, तो खोजना क्या है हमें सर? खोजना में लेंथ खोजना। तो एक काम कीजिए, पहले अगर वैल्यू पुट करने के आगे आप क्या कीजिए, लेंथ के हिसाब से फॉर्मूला बना दीजिए, प्रीवियस केस में भी, ठीक है, तो ईजी होगा। नहीं तो वैल्यूज़ को एक्सचेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा सर? लेंथ आ जाएगा आपका, लेंथ निकालना है तो L इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सर रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय रेजिस्टिविटी हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ सर यही हो जाएगा। तो लेंथ निकालिए, तो लेंथ निकालने का आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस दिया है आपका, रेजिस्टेंस दिया 10 ओम, ठीक है सर, 10 ओम लिखने का, ओम 10 लिख दीजिएगा, ठीक है। एरिया कितना दिया है सर? एरिया तो बहुत बड़ा वैल्यू दे दिया है सर, तो आप कुछ बड़ा ही कर दिया, 0.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर बाय रेजिस्टिविटी कितना दिया है? 1.6, तो नीचे आएगा, तो नीचे लिख लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी नीचे है ना, 7 भी तो नीचे ही है, ठीक है। अब अरेंज कर लीजिए, पहले ओपन कर लीजिए इसको, तो जब आप सॉल्व करेंगे आपका आएगा 122.7 मीटर। मैं पूरा नहीं किया हूँ, फिर भी आपको जहाँ तक होगा मैंने दिखा दिया है, ताकि मुझे और भी सम्स करना है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आएगा 122.7 मीटर का लेंथ आएगा। फिर अब क्या बोल दिया है यहाँ पे बोल दिया था सेकंड पॉइंट में सर, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। तो डायमीटर डबल हो जाएगा। तो डायमीटर कितना था हमारा सर? डायमीटर दिया था आपको सर 0.4 mm दिया था, तो ठीक है, उसका वजह से आपका लेंथ इतना आया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना सर? रेजिस्टेंस हमारा था 10 ओम सर। तो यहाँ पे बोल रहा है हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंजेस द डायमीटर इज डबल। तो हमें तो क्या पता है कि रेजिस्टेंस क्या पता है, बताइए इसमें वैल्यूज़ के हिसाब से। यहाँ पे एक बात देखिएगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं रेजिस्टिविटी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? लेंथ है। तो रेजिस्टेंस इज ऐसा है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अब इसमें डायमीटर किस में आ रहा है सर? इसमें तो नहीं आता, इसमें आएगा, ठीक, कैसे आएगा देखिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया क्या होगा? πr² ना, सो पाई, सो स्मॉल आर लिख लीजिए, कैपिटल आर तो रेजिस्टेंस ही हो रहा है, r² होता है, ठीक है। तो r चाहिए हमें, डायमीटर चाहिए, तो ये तो रेडियस है, तो
आर और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है सर? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 होता है, ठीक है। तो रेडियस का बदले हम डायमीटर बाई 2 लिख सकते हैं। हाँ सर लिखिए। हाँ सर हम लिख सकते हैं सर। तभी रिप्लेस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या है, क्या पाई, सॉरी 1 नहीं 5, मेरा हैंडराइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा। आर स्क्वायर, आर मतलब डी बाई 2 होता है, तो डी स्क्वायर बाई 4 हो गया आपका, है ना। तो ये 4 उतर चल जाएगा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे पाई डी स्क्वायर आ जाएगा। यही है इसका मतलब। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे डायमीटर क्या बोल रहा है आपका, डायमीटर यहाँ पे डबल्ड हो गया, डायमीटर यहाँ पे डबल हो गया। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, पहले डायमीटर डी था, तो अभी क्या हो गया सर, अभी डायमीटर डबल्ड हो गया, डायमीटर डबल्ड हो गया ना। तो रिलेशन क्या है पहले आर और डी के बीच में, सर आर आ गया, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ये आ गया सर, ये आ गया है नया रिलेशनशिप। अगर डायमीटर देगा रेजिस्टेंस पूछेगा तो ये रिलेशनशिप, मतलब डायमीटर अगर 2 है, ठीक है, तो स्क्वायर करने से 4 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। देखिए हम बता रहे आपको, हेडिंग में आप लिखिएगा स्पेशल केसेस, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, जो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप क्या आ गया, 1/d², ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसी से हम बनाएंगे। यहाँ पे बोल दिया केस 1, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होने का, ठीक है। तो इसका सॉरी इसका आंसर जो सेकंड पार्ट का आंसर नहीं बोलिए, सेकंड पार्ट का हो जाएगा 1/4 लिखिएगा, द रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल लिख दीजिएगा, सेकंड पार्ट खत्म। अब ये क्वेश्चन में आ जाएगा, स्पेशल केस डाल के करिएगा, ठीक है। केस 1 अगर यहाँ पे बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ डायमीटर है, डायमीटर यहाँ पे बोल दिया डबल्ड, फॉर एग्जाम्पल फाइंड रेजिस्टेंस, सब जगह वही बोलेगा, ठीक है, फाइंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इफ डायमीटर इज डबल्ड व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस पूछाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, तो रेजिस्टेंस इज 1/d² होता है, तो डी तो डबल बोल दिया, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डबल मतलब 2d हो जाएगा, 2d होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 2d होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर यहाँ पे हो जाएगा 1/4d², मतलब रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4, रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4। सर कैसे 1/4 हो रहा है सर? अब ठीक है, देखिए और अच्छे से देखिएगा। चलिए इसको बहुत अच्छी तरह से करते हैं, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, लेकिन इसे अच्छे समझाना ही पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्पेशल केस जब मैंने बोल दिया था, स्पेशल अटेंशन भी देना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर आफ्टर, ये बिफोर आफ्टर वाला नहीं है, होता है ना जो बिफोर होता है कि एक जस्ट लाइक एक कोई फैट रहता है, फिर आफ्टर देखिए दवाई खाने के बाद, ये वो बिफोर आफ्टर नहीं है, ठीक है। अब उधर से मत सोचिए, ये रीडिंग का बिफोर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बड़ा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। सो बिफोर आफ्टर, बिफोर क्या था सर, बिफोर डायमीटर कितना था, डायमीटर इसका डी था बिफोर, अभी कितना हो गया सर, डबल्ड बोल रहा है, सो D1 था, लेकिन यहाँ पे D2 कितना हो गया, डबल्ड हो गया, ऐसा होगा, ठीक है। तो इससे रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका, रेजिस्टेंस तो 1 ये वाला होता है फॉर्मूला, सो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा, हाँ, क्योंकि डी का वैल्यू डी है, लेकिन इस जगह चेंजेस आएगा, ये R1 है, R2, रेजिस्टेंस कितना चेंजेस आएगा, 1/2d हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4d² हो जाएगा, है ना, होल पावर है ना, 4d²। तो रेजिस्टेंस पहले कितना था, ठीक है, पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए आपको तो बहुत अच्छी तरह कराना पड़ेगा तो मेरे से। R2 कितना हो गया आपका, हो गया 1/4, ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखिए, हाँ सर लिख सकते हैं, एक ही बात है, तो आप तो अलग अलग कर दिए, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए 1/d² किसका वैल्यू है सर, 1/d² R1 है, तो यहाँ पे R2 का R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, 1/4 का 1/4, 1/d² किसका वैल्यू सर, R1 है, तो यहाँ पे R1 पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना है, R1 है ना, देखिए सेम है ना, R1 पुट कर दीजिए। तो क्या बोल रहा है, सो R2 जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 R1 का है। ओ सर ऐसा निकालें, हाँ ऐसे निकाला मैं। सो रेजिस्टेंस जो कितना है, 1/4 ऑफ R1, जब कब डायमीटर आपका ज़्यादा होता है, मतलब एरिया ज़्यादा होता है। आप ही सोचिए, आपको जब थ्योरी में बताया, जब एरिया ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, मूवमेंट ईजी हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कम होगा, देखिए कम हो गया। जितना डायमीटर बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना कम होगा डायमीटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए सेकंड वाला केस, डबल में यहाँ पे वो ट्रिपल बोलते हो तो 3 हो जाता है, यहाँ पे 4 टाइम मतलब 4 हो जाता है यहाँ पे, उसके हिसाब से करेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होगा, सब जगह स्क्वायर कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अभी आगे केस नंबर 2 आपका, केस नंबर में 2 क्या बोल रहा है, यहाँ पे डायमीटर इज हाफ बोल रहा है, डायमीटर इज हाफ बोल रहा है सर, सो मतलब पहले जो डायमीटर डी था, अब क्या हो गया, हाफ हो गया, तो ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सर ऐसे ही रहेगा, हाँ ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस जगह क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे तो D/2 हो जाएगा सर, हाँ सर D/2 ही हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, सो यहाँ पे D²/4 हो जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका D²/4, सर ये 4 ऊपर चल जाएगा, अरे बाप रे, सब तो आपको आता ही है, तो हमारा क्या ज़रूरत है आपको,
यही होगा। हाँ सर एकदम सही है। अब सर यहाँ पे भी चेंज करना है। हाँ सर यहाँ पे भी चेंज करना है। क्या R2 हो गया आपका 4/d² हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका, हो गया R² क्या हो गया 4/d², मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम, अलग कर दिया 4 और d² अलग कर दिया, ठीक है। और 1/d² के वाले सर R1 होता है। सर हम लोग करेंगे, करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4R1। सो यहाँ पे मतलब सर रेजिस्टेंस बढ़ गया है, 4 टाइम्स हो गया। क्यों? देखिए डायमीटर आधा हो गया, छोटा हो गया, तो थिकनेस कम हो गया, तो एरिया कम हो गया। सो क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना सर, हाफ होगा तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर नहीं होता तो हाफ ही होता है, डबल होता है। लेकिन जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने से देखिए आंसर हो गया। मतलब द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वन। समझ में आ गया? ये थोड़ा साइड ट्रैक था मुझे किया है, लेकिन जब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया मैंने सोचा चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ज़रूर लगेगा आपको, ठीक है। सब कुछ नोट डाउन कीजिएगा 1 बाय 1 सब कुछ। तो हमने अच्छे से एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, चैप्टर कंप्लीट नहीं किया सर, एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया, एक पार्ट हुआ है अभी, ठीक है, और बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसको सब कुछ नोट डाउन कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, सब कुछ लिखिएगा, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए थैंक यू, जहाँ पे हम लोग बाकी करेंगे, ठीक है। सो हमने अच्छी तरह चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया, होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो सब कुछ नोट डाउन कीजिएगा, सब कुछ देखिएगा ज़रूर से अच्छे से, चलिए। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। चलिए।